नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। बहुत बड़ा सवाल इस समय पूरे देश और प्रदेश में गूंज रहा है, वो ये कि आखिर अखिलेश यादव के जो भरोसेमंद लोग रहा करते थे वो उनका एक के बाद एक साथ छोड़ के क्यों चले जा रहे हैं, और ये वाकई चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ राकेश सिंह जी हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधी कहें हम, मुझे याद है अच्छी तरह से जिसमें 2022 का चुनाव हो रहा था, बहुत सारे लोग जो है जब रिजल्ट आए तो धराशायी हो गए थे, लेकिन राकेश सिंह चुनाव जीत के आए थे। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। और राकेश सिंह अभी जो है, अभी जब राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। इसके पहले भी राकेश सिंह धरने पे बैठे थे और उन्होंने अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष से रखने की कोशिश की, और भी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो उन्होंने समय समय पे अखिलेश यादव तक पहुंचाने की कोशिश की और उसमें वो शायद कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में ये आवश्यक होता है कि जो आपके राजनीति की धुरी है, अगर कोई उसको तोड़ने की और खत्म करने की कोशिश करेगा तो नेता को हमेशा ये नागवार गुजरता है, और राकेश सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। राकेश जी, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। प्रणाम। राकेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप देखिए लंबे समय से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे थे और मैंने आपके संघर्ष को, सड़क पे धरना को, प्रदर्शन को, लड़ने को, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, और हम लोगों ने खबरों को लेकर हम लोग की कई बार आपस में बात भी हुई है। मुझे ये बताइए कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई जिसकी वजह से आपको ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, और आप जो है जिसके साथ वर्षों से थे उनका साथ आपको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि पार्टी में कार्यकर्ता धुरी होता है। कार्यकर्ता ही पार्टी को खड़ा करता है, बूथ पे हमारे लिए लड़ता है, सड़क पे आंदोलन करता है, पुलिस की लाठी खाता है, उसके ऊपर मुकदमा लिखे जाते हैं, जेल जाता है, जमानत कराता है, सालों साल तक तारीखों पे अपने व्यक्तिगत कार्यों को छोड़ के दौड़ता रहता है। अंत तक कुछ तो बच जाते हैं, छूट जाते हैं, कुछ सजा भी पा जाते हैं जी। पार्टी खड़ी होती है, पार्टी में कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जाता है। मैं 2 राज्यसभा का उदाहरण देना चाहता हूं। जी हाँ। पीछे 3 राज्यसभा बनाए गए। कपिल सिब्बल जी हमारी पार्टी के पैनल से राज्यसभा निर्वाचित हुए। हमारी पार्टी के प्रति ना तो उनका कोई योगदान था, ना कभी वो समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के कभी काम आए थे। और मुझे तो यहां तक ज्ञान है कि एक कार्यकर्ता के लिए कहीं वकील के रूप में उनको उनकी मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। नहीं, लेकिन राकेश जी, अखिलेश यादव को तो काम आए थे ना, अखिलेश यादव के तो मुकदमे लड़ रहे थे वो। पार्टी को कार्यकर्ता खड़ा करता है। मैंने सबसे पहले शुरुआत ही किया कि कार्यकर्ता अब खून पसीना जलाता है, अपने पूरे जीवन को पार्टी में खड़ा करने के लिए, पार्टी को खड़ा करने के लिए न्यौछावर कर देता है। अपने बिना भविष्य की चिंता किए, अपने बुढ़ापे की बिना चिंता किए, अपने बच्चों के बिना पढ़ाई की चिंता किए पूरे जीवन को लगा देता है पार्टी के लिए, तब जाके पार्टी खड़ी होती है। सबको विश्वास में लेना पड़ेगा, नेतृत्व को सबको विश्वास में लेना पड़ेगा। नेतृत्व ऐसे नहीं हो सकता है कि क्यों एक आदमी विश्वास में आ जाए और सब फैसले ले। मैं जैन की बात करता हूं। जैन जी आपको छोड़ के चले गए, आपने राज्यसभा बनाया। अभी आपने लेटेस्ट 3 जो है राज्यसभा के कैंडिडेट घोषित किए। हाथ जोड़ के कैंडिडेट वोट भी नहीं मांग सकते अगर विधायकों से जो उनके मतदाता हैं, जिनके केवल 37-38 मतदाता हैं, 36 मतदाता हैं, उनसे भी आप वोट नहीं मांग सकते हैं। तो बताइए कैसे चलेगा? पहली बैठक हुई, पहली बैठक में लालजी राम सुमंत तो हमारे सीनियर नेता हैं, पुराने समाजवादी हैं, वो आए बैठे, लेकिन लोग कहते रहे कि हाथ जोड़ के वोट मांग लीजिए, लेकिन उन्होंने वो हाथ जोड़ने की जहमत नहीं उठाई विधायकों के सामने। दोनों कैंडिडेट बाकी 5 बार से हम एक को राज्यसभा भेज रहे हैं, एक राज्यसभा सदस्य को। कोई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का एक फोटो अगल बगल में खड़ा होकर खिंचवा ले तो अंग्रेजी में डांट खाता है वो कार्यकर्ता। किसी कार्यकर्ता के दुख दर्द में मैंने पिछले 20 साल में उनको कहीं नहीं देखा है, और लगातार आप उनको राज्यसभा बना रहे हैं। पूरा परिवार भाजपा का प्रचार करता है, आप उनको राज्यसभा में भेज रहे हैं।
आलोक रंजन जी को हमने अभी, अगर हमारे कार्यकर्ताओं के पार्टी के मिल जाएं तो उनको कार्यकर्ता, जो जमीन के कार्यकर्ता हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, वो कार्यकर्ता आलोक रंजन को पहचान भी नहीं सकता है। वो राज्यसभा के कैंडिडेट हो गए। आखिर संघर्ष करेगा कार्यकर्ता, पार्टी को खड़ा करेगा कार्यकर्ता, और जब पद और प्रतिष्ठा और कार्यकर्ता को सम्मान देने की बात आएगी तो ये लोग आ जाएंगे जिनका पार्टी को बनाने में ना तो कोई योगदान है, ना कार्यकर्ता के दुख दर्द के साथी हैं। तो क्या होगा? आज हमने ये कि हमको लगा कि इन तीनों कार्यकर्ताओं से बेहतर कैंडिडेटों से बेहतर कैंडिडेट संजय सेठ हैं, जो हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। हमारी पार्टी के साथ वो खड़े रहते थे, हम लोगों ने उनको वोट किया। और ये वोट को तो अपने विचार से देने का है, इसमें कोई हित नहीं जारी होती। आप अपने मन से अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं, ऐसा गाइडलाइन, ऐसा संविधान में है। राकेश जी, आपने कभी इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहने की कोशिश नहीं की? क्योंकि आपने इतनी सारी बात बताई, उनके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, मैं चाहता हूं कि हम लोग जरा उनके आसपास के रहने वाले लोगों के बारे में भी डिस्कस करें कि वो कौन लोग हैं जो उनको सलाह देते हैं, वो कौन लोग हैं जिनकी सलाह पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चलते हैं, यानी अखिलेश यादव जी चलते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि उनका जो पीडीए का नारा था, क्योंकि पल्लवी पटेल तो उनके साथ ही हैं अभी भी, पल्लवी पटेल ने उनको चेतावनी भी दे दी कि भाई हम जो है सिर्फ पीडीए के कैंडिडेट को वोट देंगे। पल्लवी पटेल भी जी अरविंद जी, मैं रोकूंगा आपको जी। हमको लगता है कि पल्लवी पटेल भी उनके साथ नहीं है। जो पीपी करके वोट अनबैलेट हुआ है, वो पल्लवी पटेल ने ही अनबैलेट किया है। पल्लवी पटेल। अच्छा, जो पीपी वाला वोट है वो पल्लवी पटेल का ही है। इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता। ऐसा वहां पे अंदर से बातें निकल के आई हैं। मैंने तो ना, मैं एजेंट था ना, मैं काउंटिंग में था, लेकिन यहाँ वो विधानसभा में ऐसी चर्चा थी कि वो पीपी पल्लवी पटेल का अनवैलेट वोट हुआ है। मैं इसको विश्वास के साथ नहीं कह सकता, मैं इसको गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा वहां लोग कह रहे थे। दूसरी बात, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़ के समाजवादी पार्टी में आए थे। हम माननीय पूजनीय नेताजी को सुन के समाजवादी पार्टी में आए थे। हम माननीय अखिलेश यादव जी की ऊर्जावान नेतृत्व पे भरोसा करके समाजवादी पार्टी में आए थे। हम पेरियार को पढ़ के समाजवादी पार्टी में नहीं आए थे। आज पेरियार को पढ़ के आने वाले लोगों की भरमार हो गई है समाजवादी पार्टी में, और उन्हीं की बात माना जा रहा है, इसीलिए सब हो रहा है। नहीं, मेरे मन में एक सवाल था, क्योंकि मुझसे भी लोग पूछते रहते हैं कि आपकी कभी अखिलेश जी से बात होती है तो आप कभी उनको इस बात के लिए नहीं कहते हैं। मैंने कहा देखिए, मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है पत्रकार के तौर पे अपनी बात कहना और उनसे पूछना कि भाई समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और मुलायम सिंह को भी हमने बड़ा नजदीक से देखा है, और रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव को भी मैंने नजदीक से देखा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव को जो मैंने देखा है, उस हिसाब से मुलायम सिंह यादव सुनते सबकी थे, राय सबकी लेते थे, और राजनीतिक तौर पे जो बेहतर होता तो वही करते थे। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या अखिलेश यादव के जो सलाहकार हैं, उनके आसपास के रहने वाले लोगों की जो टोली है, वो टोली क्या इतनी सशक्त हो गई है कि अखिलेश यादव तक बातों को पहुंचने नहीं दे रही है, या अखिलेश यादव आप जैसे कार्यकर्ताओं की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं? ये क्या इतना बड़ा परिवर्तन ये कैसे हो गया है राकेश जी? मैंने बताया आपको ना कि लोहिया को पढ़ने वाले, नेताजी को मानने वाले, अखिलेश जी पे भरोसा रखने वाले लोग आज दूर होते जा रहे हैं। पेरियार को मानने वाले लोग, पेरियार को पढ़ के आने वाले लोग आज वहां हावी हो गए हैं, और वो आम मजबूत जमीन के कार्यकर्ता की बातों को नहीं पहुंचने देना चाह रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज कुछ लोगों ने किया है, अगर इसमें सुधार ना हुआ तो सब लोग एक दिन कर जाएंगे, तब जमीन खिसक जाएगी और कुछ नहीं बचेगा, पैरों तले जमीन नहीं रह जाएगी। राकेश जी, एक और मेरे मन में सवाल था। मुझे याद है मनोज पांडे आपके ही साथी हैं, बड़े पुराने दिनों से समाजवादी पार्टी में थे आप, लोगों की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है अगर हम विधानसभा की देखें। लेकिन आप लोग जिन मुद्दों को उठा रहे थे, जो आप पेरियार की बात कर रहे हैं, या जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात जिससे हम जोड़ सकते हैं, जिन मुद्दों को आप लोग उठाना चाहते थे या कहना चाहते थे, राम की भी बात इससे मतलब इससे दूर नहीं है। भगवान राम को लेके भी जो बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी में या उनके नेताओं द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रभावित कर रही थी। उसका कितना प्रभाव मानते हैं भगवान राम को लेके जो बात कही जा रही है,
कहा जा रहा है कि अभी मेरी बात हो रही थी अभय सिंह से, तो उन्होंने भी इस बात को कहा। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि भगवान राम को लेके जो समाजवादी पार्टी की जो नीति है, फिलहाल उन्होंने जो स्टैंड लेके रखा हुआ है, क्या वो भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था? बिल्कुल। हमारी सैकड़ों पीढ़ियां राम मंदिर के निर्माण के लिए लड़ते लड़ते उनके हफ्ते हफ्ते आक्रांताओं द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया। उनके बच्चे सपने सजाए रहे कि राम मंदिर वो हमारे पूर्वज नहीं बना पाए तो हम बनाएंगे। इस तरह से ये चला आता रहा और आज हमारे जीवन काल में राम मंदिर बना। हमने एक पत्र लिखा विधानसभा अध्यक्ष जी को कि हम सभी विधायकों की इच्छा है कि आप 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ले जाइए। कोई व्यवस्था नहीं हो पाई होगी, नहीं ले जा पाए, लेकिन अगर राम जी के दर्शन के लिए जब एक बार विधानसभा अध्यक्ष किसी दल ने, हम सारे दल के लोग निर्विरोध उनको चुनते हैं और सारे दल के लोग अपना संरक्षक उनको मानते हैं। उन्होंने जब निर्णय लिया कि चलिए इस दिन हम चल रहे हैं, तो हम सबको जाना चाहिए। उस दिन बहुत आहत हुआ था, मन को पीड़ा हुई थी कि भगवान राम का दर्शन अपने सभी साथी विधायकों के साथ नहीं कर पा रहा हूं। तो उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा ले ली, उसके पहले ही ले ली थी जब 22 तारीख को नहीं जा पाया था, कि अब जब भी भगवान राम का दर्शन करूंगा तो अपने गौरीगंज मुख्यालय से अपने सहयोगियों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ पैदल अयोध्या तक जाके ही भगवान राम का दर्शन करूंगा। तो कहीं ना कहीं मैं उसी पे आऊंगा कि आप पीडीए को भगवान मानिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बौद्ध जी को मानिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप गुरु नानक को मानिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप इस्लाम को मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप हिंदू धर्म को गाली दीजिए, आप सनातन को गाली दीजिए, आप हिंदू धर्म को धोखा कहिए, आप देवी देवताओं को अपमानित कीजिए, ये नहीं बर्दाश्त हो सकता है। प्रभु राम हम सबके रोम रोम में हैं, हर सांस में है, सोच में है, संकल्प में है, परिकल्पना में है। बिना प्रभु राम की इच्छा के हम एक सांस नहीं ले सकते हैं, और अगर उनका अपमान होगा तो सब कुछ छोड़ के उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विधायक रहूं ना रहूं, पहले भी कहा है, राजनीति रहे ना रहे, सदन में रहूं या सड़क पर रहूं, लेकिन ना तो धर्म से समझौता हो सकता है, ना धार्मिक भावनाओं से समझौता हो सकता है, ना सनातन से, ना हिंदुत्व से समझौता हो सकता है। इससे कभी ना समझौता किया गया है, ना किया जाएगा। राकेश जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। भगवान राम का दर्शन करने के लिए रोका जाएगा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। जी, मेरा यही कहना है ना, वही है वही जो राम रुचि राखा। अब मुझे ये बताइए कि अब राजनीति किस तरफ जा रही है, राजनीति में अब क्या होगा? देखिए, राजनीति जिस तरफ जा रही है उसको पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। हमको अपने आप को ठीक करना होगा, हमको अपने आप को दुरुस्त करना होगा, हमको अपने मनोभाव को ठीक करना होगा। हम अपने धर्म का सम्मान करें, हम अपने धर्म के लिए, मैं तो कहता हूं 5 टाइम आपको नमाज पढ़ना चाहिए। अगर आप इस्लाम को मानते हैं, आप भगवान हिंदू हैं, तो आपको सुबह पूजा करनी चाहिए, आपको धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए। और मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि आप जब वैष्णो माँ की यात्रा कर रहे होते हैं, तो वहां कोई भी आपके सामने आता है तो आपको उसमें बहन का रूप दिखता है, उसमें माँ का रूप दिखता है, और आपके मुंह पे निकलता है जय माता दी। आप मंदिर में 100 रुपए पाते हैं तो उसको उठा के 200 रुपए पड़ा पाते हैं, किसी का गिर गया तो उसको दान पात्र में डालते हैं या पुजारी जी को दे देते हैं। इसी प्रकार से जब आप नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, वहां आपको 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए मिलता है तो आप मौलवी को दे देते हैं। मेरा केवल इस उदाहरण देने का उद्देश्य यह है कि आप धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होंगे तो गलत कामों से बचेंगे, हमेशा सही की दिशा में चलेंगे, जन कल्याण की बात करेंगे, समाज कल्याण की बात करेंगे, देश की उत्थान की बात करेंगे। और जब आप धार्मिक भावनाओं से अलग जाएंगे, आपको चौराहे पे 500 रुपए पड़ा मिले तो आप उसको तुरंत ले जाके पार्टी करने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, जो जिस धर्म में ऊपर वाले ने जिसको भेजा है उसको उस धर्म का सम्मान करना चाहिए, और दूसरे के धर्म पे टिप्पणी करने वाला आदमी अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपने धर्म के साथ भी धोखा कर रहा है। राकेश जी, मुझे ये भी जानकारी मिली कि कई लोगों को इकट्ठा करने में आपकी बड़ी अहम भूमिका रही है। नहीं, सब मुझे तो लगता है कि अगर 9वां कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी की होती, वो अच्छा कैंडिडेट होता तो वो भी जीत जाता।
मुझे लगता है मेरे सवाल को आपने ट्विस्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं कि सब लोगों को इकट्ठा करने में आपकी बड़ी अहम भूमिका रही है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। अब आपने इसको ट्विस्ट कर दिया कि भाई अगर 9वां खड़ा होता, 10वां खड़ा होता तो जीत जाता। आपने मेरे सवाल को ही घुमा दिया। मैं जो पूछ रहा हूं अगर उसका जवाब दे सके तो आप दीजिए कि कैसे लोगों को आपने इकट्ठा किया। देखिए, मैं अभय सिंह की भी बात सुन रहा था, मनोज पांडे की भी बात सुन रहा था और आपकी बात भी सुन रहा हूं मैं। देखिए, कोई किसी को इकट्ठा नहीं किया है, सबके अपने मन की स्थिति है। विधायक कोई आम जनता नहीं है, विधायक को कोई समझा नहीं सकता है। 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे प्रत्याशी लोग हमसे भले ना वोट मांगते हो हाथ जोड़ के, लेकिन हम 4 लाख जनता के बीच में जाके उसके अंगूठे तक को छूने का काम करते हैं। पैर उसके घुटने पे नहीं छूते हैं, उसके अंगूठे पे छूते हैं। तो ये 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को ना तो कोई गुमराह कर सकता है, ना इकट्ठा कर सकता है। सबके अपने मन की पीड़ा थी, सब ने एक दूसरे से बात किया और सब ने ये कहा कि ना तो कोई शर्त, ना तो कोई और व्यवस्था, केवल एक चीज कि इन तीनों कैंडिडेट ये वोट देने लायक नहीं है। जो कैंडिडेट वोट देने लायक है उसको वोट दिया जाए, उसको जिताया जाए, और जिस कैंडिडेट को हमने वोट दिया उसको वो कैंडिडेट जीता है। हमारा कोई इसमें योगदान नहीं है। सबकी अपनी अपनी पीड़ा थी, और लोगों की और पीड़ा थी। जो आवश्यकता नहीं थी, नहीं और लोग आ गए होते, आ भी रहे थे। 2-3 लोग तो आके लौटे हैं कि नहीं जरूरत है। अब वो सब चीजें खोलने की जरूरत नहीं है, सबके राजनीतिक अपने भविष्य हैं। राकेश जी, मैं तो देखिए यही कहूंगा, राजनीति में देखिए इंपॉर्टेंट वही होता है जो समय को पहचाने। उसी पार्टी ने, उसी नेता ने जीवन में ऊंचाइयों को छुआ है जिन्होंने राजनीतिक समय को समझा है और उस समय पे सही समय पे निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि ये निर्णय जो है, आपने निर्णय के लिए जो समय चुना है वो बेहद अहम है। और राजनीति जो है किसी चीज को भूलती नहीं, राजनीति अपने प्रकृति को कभी नहीं भूलती है। ये हर किसी को समझना चाहिए जो राजनीति कर रहा है और जो राजनीति करना चाहता है। ऐसे में इस समय प्रकृति यही कहती है कि समाज में जो कुछ चल रहा है उसको, उस नब्ज को पहचानो। अखिलेश यादव के पास से 8 विधायक चले गए, उनको हवा नहीं लगी। उनके गठबंधन में पल्लवी पटेल थी जो लगातार उनको धमकाती रही, उनको हवा नहीं लगी। अब सवाल यही है कि अखिलेश यादव को यह सोचने और समझने की जरूरत है कि आखिर उनके आसपास कौन वो लोग हैं जो हवा को आने नहीं दे रहे हैं, और अखिलेश यादव को भी हवा को पहचानने की आवश्यकता है। नई राजनीति को हाथ से फिसलते हुए देर नहीं लगती। राकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं समझता हूं कि हम लोग फिर जल्दी बातचीत करेंगे, क्योंकि जो सूचनाएं हैं वो आपकी राजनीति के लिए अच्छी हैं लेकिन बाकियों के लिए अच्छी नहीं है। तो हम उम्मीद है कि हम जल्दी फिर से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जो कि गौरीगंज से विधायक थे, उन्होंने बड़ा बेबाक तरीके से कहा है। असल में यही होता है कि जिन लोगों को लेके अगर आप राजनीति कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, उन्हीं के खिलाफ काम करने की कोशिश की जाएगी, तो राजनीति करने वाला व्यक्ति कभी भी चुप नहीं बैठेगा। और शायद राकेश सिंह ने इसीलिए इतना बड़ा फैसला लिया। बाकी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज। मैं आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार।